जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12th में जो हम लोग केमिस्ट्री में अनसॉल्व की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें 2022 के सेट को कर रहे थे, जिसमें सेट 1 2 3 तक हम लोग कम्प्लीटली कर चुके हैं। आज जो है हम लोग सेट 4 और कोड आपका 347 है और जीके वाले सेट को हम लोग करने जा रहे हैं। आपके पास अगर राजीव और अग्रवाल अनसॉल्व है तो ये सेम मैच हो जाएंगे, अगर अदर अनसॉल्व है तो सेट चाहे जो कुछ हो आप लोग जीके सेट को देखना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें, अब हम लोग एक काम करने वाले हैं कि जो आपके एनसीईआरटी बोर्ड ने आपके कोर्स से हटा दिया है उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक, क्योंकि वो पढ़ने से हमें कोई फ़ायदा भी नहीं है। फिर भी अगर आप लोग कहोगे कि नहीं सर उसको बता दो आगे के लिए, जैसे मान लो कोई कंपटीशन के लिए हमें ज़रूरी पड़ जाए तो हम बता देंगे, बाकी बोर्ड के लिए वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हमारा बस यही कहना है कि बोर्ड के लिए आप फोकस कीजिए, बाकी आप लोग अभी केवल बोर्ड के लिए फोकस कीजिए। आगे के लिए चाहिए तो आप लोग आगे के लिए भी बाद में पढ़ सकते हो। ठीक, चलिए शुरू करते हैं बिना स्किप की वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पहला ही क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी ने इस बार हटा दिया है। जो पहले आपका चैप्टर था ना, पहले ठोस अवस्था, वो इस बार है नहीं। ठीक है, पहला एक क्रिस्टल तंत्र में ए बराबर बी बराबर सी और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज नॉट इक्वल्स टू 90 एंगल। वह तंत्र है षटकोणी, रोम्बोहेड्रल, चतुष्कोणी, मोनोक्लिनिक। तो आपको बता दें, षटकोणी, षटकोणी में अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 190 होना चाहिए था, नहीं 180 होना चाहिए था, 90 नॉट इक्वल्स टू में है, मतलब रोम्बो हेड्रल। यही ऑप्शन सही करोगे, दूसरा ऑप्शन को आप लोग सही करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर खा में है, निम्न में से किस 0.1 मोलर जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होता है? नंबर 1 सोडियम क्लोराइड, नंबर 2 यूरिया, नंबर 3 पोटेशियम सल्फेट, नंबर 4 ग्लूकोज। अगर इसमें 0.1 मोलर ना भी दिया जाए तब भी आपको बता दें हिमांक जो है न्यूनतम होता है पोटेशियम क्लोराइड का। ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग करेक्ट कर देना। इसके बाद गा नंबर में वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर, तो वेग स्थिरांक जो है ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ताप घटाने पर घटता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है। घा नंबर में निम्न में से कौन सा मोनोसेकेराइड है? लैक्टोज ये डाइसेकेराइड है, स्टार्च डाइसेकेराइड है, माल्टोज डाइसेकेराइड, फ्रैक्टोज जो है ये आपका मोनोसेकेराइड है। इसके बाद चौथा ऑप्शन को सही कर लेना आप लोग। जब एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्न में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? एसिटिक अम्ल को फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ गर्म कर रहे हैं तो CH3CO का होल्टाइज O बनेगा, मतलब पहला ऑप्शन आपके पास क्लियर है, राइट है। पहले का 4 नंबर में एमाइड का एमीन में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? एमाइड बेंजीन रिंग के साथ NH2 का होना, मतलब वही एनिलीन एमाइड। एमाइड का एमीन में परिवर्तन करेंगे तो निम्नलिखित में से किस प्रकार अभिक्रिया द्वारा होता है? नंबर 1 कार्बिल एमीन, नंबर 2 हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। नंबर 2 ही क्लियर है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया जो है इसकी टिप्पणी पूछ दिया था। कार्बिल एमीन हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया जो है इसकी टिप्पणी पूछे जा रहे हैं। वोल्टेज अभिक्रिया, केनेजर अभिक्रिया, सभी चारों की टिप्पणी जो है आप लोग याद रख लो। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है, क्रिस्टलीय ठोसों का अंतरा आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। वैसे क्रिस्टलीय ठोसों को तो हम लोग क्रिस्टल ठोस मतलब ठोस ही चैप्टर जो है आपके एनसीईआरटी में इस बार नहीं है, तो इसको आप लोग छोड़ दो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे खा, राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए, उसकी सीमाएं लिखिए। तो देखो राउल्ट के जो नियम हैं, तो राउल्ट का नियम क्या है? जैसे आप लोग ठोसों में विलेयता पढ़ चुके हो, ठोसों में जब विलेयता पढ़ रहे थे तो आपको पढ़ाया गया होगा, आप लोग पढ़े हो कि मतलब 3 प्रकार से हम लोग द्रव विलेयता, 3 प्रकार से विलेयता देखते हैं हम लोग। एक में हम लोग क्या करते हैं, द्रव को द्रव में मिलाते हैं, एक को गैस को द्रव में मिलाते हैं, एक को ठोस को द्रव में मिलाते हैं। मतलब अगर हम लोग गैस को द्रव में मिलाएंगे तो उसे हम लोग हेनरी का नियम कहते हैं, द्रव को द्रव में मिलाएंगे उसको राउल्ट का नियम कहते हैं, और जो ठोस को द्रव घोलते हैं तो उसे हम लोग अणुसंघ गुणधर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो राउल्ट के नियम में हम लोग क्या करते हैं, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन के अगर बाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन उसमें उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर हो तो उसे राउल्ट का नियम कहते हैं। राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है? राउल्ट के नियम की सीमाएं हैं
नंबर 1 लिखना आप लोग कि वह नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। राउल्ट का नियम जो है तनु विलयनों पर लागू होता है और सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं। ठीक है, तो राउल्ट का नियम तनु विलयन पर ही लागू होता है। राउल्ट का विलयन किस पर लागू होता है? तनु विलयन पर लागू होता है। ये इनकी सीमाएं हैं। सीमा नंबर 2, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों के लिए सत्य है। राउल्ट के नियम में जो दूसरा नियम आप लोग क्या लिखोगे, यह विलयन जो है राउल्ट के नियम में, यह जो विलयन है ये केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों के लिए सत्य है, अवाष्पशील। ठीक है, और नंबर 3 लिखोगे विद्युत अपघट्टों के विलयनों के राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। विद्युत अपघट्ट का मतलब जानते हो, नमक का जलीय विलयन है, तो विद्युत अपघट्टों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। इसके बाद विलयन में संगुणित या वियोजित होने वाले पदार्थ के विलय राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते हैं, ये भी ध्यान रखना आप लोग। तो चारों सीमाएं, चारों नियम लिख लेना, यही सीमाएं हैं। इसके बाद देखो इन्होंने पूछा है गा नंबर में, कोलराउस के नियम को समझाइए। इस नियम के 2 अनुप्रयोग लिखिए दूसरे का। तो कोलराउस का नियम क्या है? कोई भी अनंत अनुता पर जो विद्युत चालकता है उसके धन आयन और ऋण आयन के योग के बराबर हो तो उससे हम लोग कहते हैं कोलराउस का नियम। इन्होंने पूछा कोलराउस के नियम क्या है, तो कोलराउस के नियम में हम लोग क्या करते हैं, कोलराउस के जो नियम है, कोलराउस के नियम में हम लोग अनंत तनुता पर विलय की मोलर चालकता, उसके धन आयन और उसी के ऋण आयन के योग के बराबर होता है, उसे कोलराउस का नियम कहते हैं। इन्होंने पूछा है इसके अनुप्रयोग को भी लिखिए। ठीक, कोलराउस के नियम जो है इसके अनुप्रयोग पर भी लिखिए। तो कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग क्या है? नंबर 1 जो है दुर्बल अपघट्टों के भीतर चालकत्व की गणना करने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 2 जो है दुर्बल अपघट्टों के लिए वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में भी हम लोग कोलराउस का नियम प्रयोग करते हैं। ठीक, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे घा में इन्होंने पूछा है वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में उदाहरण सहित। वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन ये चैप्टर ही नहीं है इस बार, इसको छोड़ दो आप लोग। ठीक है, उसको पढ़ने से हमारे कोई बोर्ड के लिए, एग्जाम के लिए कोई फायदा ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का, एक घनी संरचना, आपको बता दें कि एक घनी मतलब हो गया है चाहे आपके पास SCC हो, BCC हो, SCP हो, CCP हो, ये सारे हटा दिए गए। ये चैप्टर पहले आपका था पहला, लेकिन अब की बार चैप्टर है नहीं, इसको NCERT ने हटा दिया अपने कोर्स से, अपने सिलेबस से, मतलब इंटर के सिलेबस से, तो इसको छोड़ दो। तीसरे का को भी, तीसरे का खा देखो K3CR2, इसमें IUPAC नाम लिखना है। तो तीसरे के जो आप लोग करोगे तीसरे का खा, तो क्या लिखोगे आप लोग? उत्तर 3 और खा। तीसरे खा में है लिखेंगे हम लोग K3CR, लिखेंगे K3, फिर CR, फिर लिखेंगे हम लोग C2O4 का होल थ्राइस, C2O4 का होल थ्राइस। इसमें सबसे पहले इनका नामकरण कर लेते हैं। बाहर जो हो उसी को सामान्य नाम में लिख देते हैं। तो K का मतलब हुआ पोटेशियम, तो इसको तो हम लोग कहेंगे पोटेशियम। अब इस लिगेंड का नाम करेंगे, लिगेंड में लिगेंडों की संख्या 3 है, तो मोनो डाई ट्राई, तो इसको लिखेंगे ट्राई, लिखेंगे हम लोग, तो इसको लिखेंगे हम लोग ट्राई। C2O4 को कहते हम लोग ऑक्सिलेटो, तो इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सिलेटो। ठीक, और Cr को हम लोग क्रोमियम है, लेकिन इसको IUPAC नाम में हम लोग क्रोमेट कहेंगे, और क्रोमेट की ऑक्सीकरण संख्या भी चाहिए हमें, तो इसको हम लोग कहेंगे क्रोमेट। और क्रोमेट की ऑक्सीकरण संख्या समानता समझना, पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या होती है 1 + 1, तो 3 एकम 3, और इसकी होती है ऑक्सीकरण संख्या -2, तो 3 दूनी 6, 6 से 3 घटा देंगे तो हमारे पास संख्या बचेगी -3, और -3 का मतलब क्रोमियम का यक्स, और बराबर 0 लेते हैं, जब पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3, तो इसमें क्रोमेट की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी ये हो जाएगी 3। इसके बाद देखो यहाँ पर दिया है CONS
नंबर ये तो हो गया पहला। दूसरे में है गुरु कोष्टक में CO और इसके बाद NH3 का होल 5, NH3 का होल 5 और इसके बाद CO3 और इसके बाद बाहर Cl। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दो लिगेंड है, एक CO3 लिगेंड है और एक NH3 लिगेंड है, जिसमें ABCD के अकॉर्डिंग जो नाम पहले आ जाए इसको हम लोग कहेंगे एमीन और इसको कहेंगे हम लोग कार्बोनेटो। तो कार्बोनेटो का मतलब हो गया C और एमीन का मतलब हो गया A। तो पहले कौन आ रहा है? ये आ रहा है, तो इसके नामकरण को पहले लिखेंगे हम लोग। तो इसको लिखेंगे हम लोग, समझना, 5 होने पर पढ़ते हैं पेंटा, तो इसको हम लोग कहेंगे कि पेंटा एमीन। अब CO3 है, CO3 को हम लोग कहेंगे कार्बोनेटो। क्या कहेंगे हम लोग? कार्बोनेटो। पहले लिगेंडो का नामकरण करते हैं, हाँ, कार्बोनेटो। फिर ये हुआ कोबाल्ट, तो कार्बोनेटो ये हुआ कोबाल्ट। अब कोबाल्ट इसकी ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए हमें। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीकरण संख्या चाहिए हमें। ऑक्सीकरण संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे? CO3 के पास जो है -3 ऑक्सीकरण संख्या है, नहीं -2 ऑक्सीकरण संख्या है, इसके पास -2 ऑक्सीकरण संख्या है, इसके पास उदासीन है, मतलब इसके पास ऑक्सीकरण संख्या 0 है। तो 5 × 0 और ये हुआ -2 और ये हुआ -1, इसके पास -1 ऑक्सीकरण संख्या है। तो -2 और -1 -3 हुआ और बराबर 0 लेंगे, 3 को पक्षांतर कर देंगे तो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी 3। और Cl को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोराइड। अगर Cl अंदर कर देते हो तो उसको क्लोराइडो कहोगे, बाहर आ जाए तो क्लोराइड कहोगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास तीसरे का गा, न्यूक्लिक अम्ल से क्या समझते हैं? इन्होंने पूछा कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है। जैसे आपको बता दे, जो न्यूक्लिक अम्ल, जैसे हम लोग न्यूक्लिक अम्ल जो है न्यूक्लियोटाइडो के जैव बहुलक है। न्यूक्लिक अम्ल जो है न्यूक्लियोटाइडो के जैव बहुलक है। जैसे उदाहरण के तौर पे DNA, RNA, ये सब क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है। सामान्यतः न्यूक्लिक अम्ल का ही समझो। न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं? जैसे हमारे शरीर का जो निर्माण है ये किससे होता है? कोशिकाओं से। किससे होता है? कोशिकाओं से होता है। कोशिकाओं के नाभिक में उपस्थित वे कण, कोशिकाओं के नाभिक में उपस्थित वे कण जो आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। और आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी कौन कौन है? DNA भी उत्तरदायी है, RNA भी उत्तरदायी है ना, बट DNA को हम लोग मानते हैं आनुवंशिकता के वाहक। तो कोशिका के केंद्र में यानी कोशिका के नाभिक में उपस्थित जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वो आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन और अम्ल से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसको न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। जैसे DNA, RNA, ठीक है। इसके बाद देखो आपसे पूछा है, अच्छा प्यूरिन, पिरिमिडीन, ये सब भी इसी में ले लेना। फास्फोरिक अम्ल वगैरह जो है ये सब इसी में ले लेना आप लोग, हाँ, न्यूक्लिक अम्ल में। इसके बाद देखो क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है आगे। इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में कि P ब्लॉक तत्व क्या है। P ब्लॉक को भी इन्होंने NCERT ने आपकी बार हटा दिया है, ठीक है। आपकी बार 2 ही ब्लॉक है, आपके पास D ब्लॉक और F ब्लॉक। जो H ब्लॉक और P ब्लॉक है ये आप क्लास 11th में डाल दिए इन्होंने, और जो D ब्लॉक और F ब्लॉक है ये आपके इंटर सिलेबस में है, तो P ब्लॉक को छोड़ दो। फिर क्वेश्चन नंबर 14 का, निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर नष्ट समीकरण लिखिए और EMF की गणना कीजिए। चौथे का देखो तो लिखोगे उत्तर 4 और का, उत्तर 4 और का में जो है टेम्परेचर जो है हमारे पास 298 केल्विन है। और इसके बाद चलो ये लिख लेते पहले हम, हमारे पास है E0 Cu2 पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव Cu जो है ये है 0.34 वोल्ट है। और इसके बाद है Mg2 पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव Mg जो है ये हमारे पास है -2.37 वोल्ट है, ठीक है।
और इसके बाद रिएक्शन हमारे पास इस प्रकार से Mg2 पॉजिटिव, Mg और Mg2 पॉजिटिव। फिर हमारे पास सेल अभिक्रिया है ये अच्छा 0 ये मोलर ये गिवन है हमें 0.001 मोलर है, ये तो है। हाँ, फिर Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव और सांद्रता दी गई है 0.3 बार 0.123 बार 0 और 1 मोलर हमारे पास सांद्रता है। फिर Cu सॉलिड वगैरह हम लोग लिख नहीं रहे, CuH वगैरह है जो हम लिख नहीं रहे। इन्होंने कहा है कि इस पर जो है आप EMF की गणना कीजिए, EMF की गणना कीजिए। सबसे पहले हम लोग EMF की गणना करने के लिए मतलब इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए करना क्या होगा, हमें निर्दिष्ट समीकरण लगा देंगे हम लोग। तो हम लोग कहेंगे निर्दिष्ट समीकरण, ठीक। निर्दिष्ट, आखिर निर्दिष्ट समीकरण है क्या? ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ठीक। क्या लगा देंगे हम लोग? ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे, अब देखो यहाँ पर हमारे पास n लिखेंगे बटे में, लेकिन यहाँ पर बात ये है जब n तो लिखेंगे और लॉग यहाँ पर दोनों की सांद्रता लिखते हैं, एक बार Mg की सांद्रता और एक बार Cu की सांद्रता। तो हम लिखेंगे Mg की सांद्रता क्या है, 2 पॉजिटिव सांद्रता में है और Cu भी 2 पॉजिटिव में है। हाँ, Cu भी 2 पॉजिटिव में है। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 पॉजिटिव, ठीक है, दोनों ही 2 पॉजिटिव में है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ई नॉट सेल ज्ञात कर लेते हैं। तो ई नॉट सेल जब ज्ञात करेंगे, ई नॉट सेल एक बार कैथोड से भी क्रिया करवाते हैं और माइनस एनोड से भी क्रिया करवाते हैं, मतलब एनोड माइनस, मतलब हम लोग क्या करेंगे, एनोड कैथोड को हम लोग घटाते हैं, ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये लिखेंगे 0.34 माइनस, और ये हमारे पास हुआ -2.37। तो हम लोग लिखेंगे 0.34 प्लस माइनस माइनस प्लस 2.37। तो हम लोग कहेंगे कि ई नॉट सेल बराबर ये हुआ हमारे पास 7 4 11 1 3 3 6 और 1 7, और ये हुआ 2.71 वोल्ट, ठीक। 2.71 वोल्ट ये हुआ हमारे पास ई सेल। अब हम लोग इसमें मान रख देंगे, कहाँ मान रख देंगे, यहाँ समझना। ई सेल तो हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, ई सेल का मतलब यही हुआ है विद्युत वाहक बल। ई सेल बराबर यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2.71 माइनस 0.0591 बटे ये जो n है, n का मान क्या लोग, कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर रहे हैं हम लोग, 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर रहे हैं, मतलब n का मान हुआ 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 लॉग, अब यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव की जो वैल्यू है, मोलर है, सांद्रता है 0.001, तो लिखेंगे हम लोग 0.001, और जो Cu2 पॉजिटिव की सांद्रता है 0.0001, तो 0.0001। अब एक काम करेंगे, दशमलव हटा के 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो 3 0 लिखेंगे हम लोग, और दशमलव हटा के 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, तो ऊपर 4 0 लिखेंगे, 1 2 3 0 1 2 3 0। तो ये लिखेंगे हम लोग ई सेल बराबर 2.71 माइनस, भाग करो इसमें 0.0, 2 दूनी 4, हमारे पास बचा 1, 18 19 हुआ, 2 में 18 और 2 पंचे 10, और लॉग ये बचा 10। देखो लॉग 10 का मान 1, लॉग 100 का मान 2, लॉग 1000 का मान 3, मतलब जितने जीरो उतने उसके मान में वृद्धि होती जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो लिखेंगे हम लोग ई सेल बराबर 2.71 माइनस 0.0, ठीक, 295 इंटू 1। अब इससे हम लोग घटा देंगे, क्या घटाएंगे हम लोग घटाएंगे 2.7100 और 0.0 फिर 295, ठीक, 295। अब हम लोग जब घटा देंगे तो हमारे पास बचे क्या,
10 से 5, 9 से 0, फिर 9 से 7, फिर यहाँ बचा 6 और यह हुआ 2, तो 2.67। ठीक, अप्रॉक्स हमारे पास ई सेल है 2.67। तो ई सेल जो है ये है 2.67 वोल्ट। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर जो है आगे देखो, चौथे का तो कर चुके हैं, चौथे खा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। नंबर 1 ब्राउनी गति, नंबर 2 स्कंदन। तो ब्राउनी और स्कंदन दोनों के दोनों जो है इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास चौथे का गा, प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, और संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए। एथिल एमीन से एस्टिक अम्ल कैसे प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले आप लोग देखो चौथे का इन्होंने पूछा है कि प्रयोगशाला में क्या बनाने की, एथिल एमीन। ठीक, तो देखो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लो, प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की विधि। तो चौथे का आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 और गा, तो लिखोगे उत्तर 4 और गा। ठीक, 4 और गा। इन्होंने कहा है कि प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की विधि बताइए। सबसे पहले देखो इसके चित्र को और इसके जो विधि को आप लोग देख पा रहे हो कि ऐसे लिखोगे, लेकिन विधि आपको बताते। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम लोग एक गोल पेंदी फ्लाक्स लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, गोल पेंदी फ्लाक्स लेते हैं, और इसमें हम लोग प्रोपिनियोमाइड और ब्रोमीन लेकर ठंडा करते हैं इसको। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें 10% KOH विलयन मिलाते हैं और मिश्रण को हिलाते रहते हैं। फिर हमारे पास जिसके कारण पीले रंग का विलयन बन जाता है, और इसमें 50% KOH का विलयन पृथक कार्य। मतलब आप लोग देख सकते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है इस बार के लिए आपके लिए, तो इसको देख सकते हो कि ऐसे ही लिखोगे आप लोग, तो सेम टू सेम ऐसे लिखोगे। इसके बाद देखो इसी क्वेश्चन में इन्होंने जो पूछा है, इन्होंने क्या पूछा है, विधि तो आप लोग लिख लोगे, संबंधित अभिक्रियाओं के लिए समीकरण भी दीजिए। एथिल एमीन से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, एथिल एमीन से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, इन्होंने ये भी पूछा है। एथिल एमीन का फार्मूला आप लोग जानते हो C2H5NH2। ठीक है, और जिससे हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, एसिटिक अम्ल CH3COOH, जो कि सिंपल विधि भी है आपको। हाँ, फिर देखो इसमें आप लोग इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आगे इन्होंने पूछा है, क्वेश्चन नंबर आगे उन्होंने पूछा है कि ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। टालेन अभिकर्मक के साथ ग्लूकोज कैसे क्रिया करता है, रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो इन्होंने पूछा है कि जो ग्लूकोज है, ठीक, ग्लूकोज जो है टालेन अभिकर्मक, सबसे पहले देखो लिखते हम लोग चौथे का कौन सा है, चौथे का घा। ठीक, तो लिखेंगे चौथे का घा, तो उत्तर 4 और घा। 4 के घा में क्या है, इन्होंने पूछा है ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। तो ग्लूकोज का संरचना सूत्र कैसे लिखते हैं हम लोग, तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज फार्मूला होता है C6H12O6। तो इसको हम लोग संरचना सूत्र के लिए ऐसे लिखते हैं हम लोग CHOH। ठीक, CHOH, फिर CHOH का होल थ्राइस, फिर CH2OH, 1 4, ये हुआ 1 4 और 5। टोटल कितने कार्बन होने चाहिए, टोटल हमारे पास कार्बन जो है, कार्बनों की संख्या होनी चाहिए 6। मतलब एक और लिखेंगे हम लोग, एक और लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पर 4 कर देते हैं, तो क्लियर ये बात खत्म। 1 5 6, ठीक है, ये हो गया, हम लोग इसको लिख लिया हम लोग संरचना सूत्र में।
संरचना सूत्र में, ठीक है, या फैक्टर करके भी लिख सकते हैं हम लोग, C6 वगैरह फैक्टर करके भी इसको। फिर इन्होंने ये पूछा है कि टालेन अभिकर्मक के साथ ग्लूकोज कैसे क्रिया करता है। तो टालेन अभिकर्मक के साथ ग्लूकोज की क्रिया तो हम लोग करेंगे टालेन अभिकर्मक के साथ ग्लूकोज की क्रिया। टालन अभिकर्मक किसे कहते हैं, मतलब Ag2O, जिसमें हम लोग इसकी क्रिया करके हम लोग रजत दर्पण टालन अभिकर्मक मतलब चांदी को ही प्राप्त कर लेते हैं, रजत दर्पण को ही प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज का फार्मूला क्या हो गया, ग्लूकोज का फार्मूला हुआ हमारे पास CH, फिर CHOH का होल 4, फिर CH2OH, रिएक्शन हम लोग Ag2O, ये हुआ टालन अभिकर्मक। जो Ag2 है यही हुआ टालन अभिकर्मक। इसके बाद जैसे ही रिएक्शन करेंगे हम लोग तो केवल Ag का अवक्षेप प्राप्त करते हैं, मतलब हम लोग रजत दर्पण को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा समझना, CH है तो CHO, इसके O को ले लो तो COOH लिखो यहाँ पर, तो ये हुआ COOH, फिर बाकी को तो वही लिखो CHOH का होल 4 और फिर CH2OH प्लस ये हुआ Ag का अवक्षेप, बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर 2 से गुणा कर लो, ठीक। ये और क्या पूछा इन्होंने, ये टालन अभिकर्मक से क्रिया होगा इसकी, जहाँ पर ग्लूकोनिक अम्ल बना और रजत दर्पण प्राप्त हुआ। फिर क्या पूछा इन्होंने पूछा है कि हाँ रासायनिक समीकरण भी दीजिए, ठीक है, रासायनिक समीकरण दे दिए हम लोगों ने। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास इन्होंने पूछा है चौथे के घातक तो ही है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास न्यूमेरिकल्स है, देखो क्या क्या है, तो लिखेंगे हम लोग उत्तर 5 और का, उत्तर 5 और का, ठीक। 5 के का में देखो, 5 पे का में है क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। तो जब भी कोई आपके पास विलायक हो उसमें अवाष्पशील अगर द्रव हम लोग मिला देते हैं, कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं और उसकी क्वथनांक में अगर वृद्धि हो जाती है तो उसको क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा है कि समझाइए ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया है। मतलब ग्लूकोज जो है 12 ग्राम है, 12 ग्राम का मतलब हो गया है ये हुआ हमारे पास स्मॉल w जो कि है 12 ग्राम और कैपिटल W जो है ये हुआ 100 ग्राम, ये विलायक और ये विलेय 100 ग्राम, ठीक है। इसके बाद है इसका विलयन का क्वथनांक जो है क्वथनांक का मतलब हो गया डेल्टा टीबी बॉइलिंग पॉइंट है, हाँ, ये हुआ हमारे पास 100.34, तो 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जल के केबी की गणना कीजिए, मतलब हम लोग केबी की गणना करने वाले हैं, तो केबी बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर इसे जो है 100.34 प्लस 273 जोड़ लो तो हम लोग कहेंगे इसे 373.34, ये केल्विन, हम लोगों ने इसे केल्विन में चेंज कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग क्वथनांक में उन्नयन का फार्मूला लगा देंगे, हम लोग कहेंगे क्वथनांक में उन्नयन, जिसको लिखेंगे डेल्टा टीबी बराबर, डेल्टा टीबी जो है इसे ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं हम लोग, बराबर हम लोग कहेंगे 1000, ठीक, इंटू केबी इंटू स्मॉल w बटे यम इंटू कैपिटल W। हमें यम चाहिए, यम का मतलब है यहाँ पर द्रव्यमान चाहिए, पदार्थ कौन है हमारे पास ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का हमें द्रव्यमान चाहिए, तो हम लोग ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, तो इसमें हम लोग कहेंगे 6 इंटू कार्बन का अणुभार होता है 12 प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन का अणुभार 1 प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन का हो गया 16, तो ये हो गया 12 छंग 72 प्लस 12 और प्लस 16 छंग 96,
ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारे पास 9 और 6 2 8 2 10 1 10 11 18 180। तो ये m का मान हुआ। डेल्टा टीबी की जगह हम लोग लिखेंगे 373.34 और ये हुआ 1000 और के बी हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। स्मॉल डब्ल्यू की जगह लिखेंगे 12 बटे यहाँ पर हमारे पास यम का मान है 180 और कैपिटल डब्ल्यू का मान हमारे पास है 100। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो तो हम लोगों ने कैंसिल कर लिया है। अब इसे काटो 6 से, 6 दूनी 12 6 तिया 18, ठीक, 6 तिया 18। अब एक काम करते हैं हम लोग 2 से इसे काट देंगे, तो 2 एकम 2 1 2 अट्ठे 16, ठीक, 1 2 छिंग 12 1 2 छिंग 12 2 सत्ते 14, 3 से 3 बटे में है गुणा में पहुंचा दो। तो हम लोग कहेंगे के बी बराबर 3 सत्ते 21 2 तिछक 18 और 2 20 2, ठीक, तिछक 18 और 2 20 फिर 2 3 अट्ठे 24 और 2 26 फिर 2 3 2 5 560.01, ठीक। केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स हो गया ये, तो केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स ये हुआ, ठीक। इन्होंने कहा था केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में ज्ञात कीजिए। अब देखो केल्विन मोल इनवर्स है, लेकिन इन्होंने कहा केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में ज्ञात कीजिए, तो हम लोगों ने केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में ज्ञात कर लिया इसे। 5वें के का के बाद देखो 5वें का हम लोग 5वें के खा को करेंगे। 5वें के खा में है, चलो 5वें खा से पहले आप लोग एक काम कर लो। 5वें खा में इन्होंने कहा है न्यूमेरिकल्स फिर से हैं, तो आप लोग इतने को ही शॉर्ट कर लो पहले। नंबर आप लोग 5 जो आपके पास 5 है, 5 में खा में है साम स्थिरांक एवं वेग स्थिरांक में अंतर समझाइए। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसके वेग स्थिरांक की आप लोग गणना कीजिए। मतलब सब 5 में खा लिखो कि आप लोग उत्तर 5 और खा, उत्तर 5 और खा क्या है। सबसे पहले हमारे पास समय दिया गया 50 सेकेंड, तो लिखेंगे हम लोग टी बराबर 50, ये हुआ सेकेंड, ठीक है। इन्होंने कहा है कि एक अभिक्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया में 50 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता के आधी रह जाती है। पदार्थ की जो सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो सबसे पहले मान लो, माना प्रारंभिक सांद्रता ये हमारे पास है, प्रारंभिक सांद्रता जो है ये हमारे पास मान लिया हमने ए, तो फिर ए माइनस यक्स मतलब प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो गई। मतलब इन्होंने कहा है कि प्रारंभिक सांद्रता की आधी, पदार्थ की जो सांद्रता है बाद में जो सांद्रता है जिसको ए माइनस एक्स लिखते हैं, वो पदार्थ की सांद्रता की आधी हो गई है, ठीक। तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, मतलब इनका कहना है के जो है इसे ज्ञात कीजिए। तो एक बार अर्ध आयुत रही देख लेते। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में प्रारंभिक सांद्रता आधी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए फार्मूला लगा देंगे। तो हम लोग कहेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के बराबर फार्मूला होता है 2.303 बटे टी लॉग ए बटे ए माइनस यक्स, ठीक। अब यहां पर के की जगह तो के लिखेंगे हम लोग 2.303 बटे टी की जगह लिखेंगे 50 लॉग, अब ए की जगह तो ए लिखेंगे किंतु ए माइनस एक्स की जगह ए बटे 2 लिखेंगे, इससे ये कैंसिल कर देंगे, 2 को ले जाएंगे ऊपर। तो ये हुआ के बराबर 2.303 बटे 50 इंटू ये हुआ लॉग 2। तो के बराबर हम लोग लिखेंगे 2.303 बटे 50 इंटू लॉग
2 का मान 0.3010, ठीक, ये log 2 का मान है। अब हम लोग एक काम करेंगे, काम ये करेंगे कि गुणा करेंगे 0.3010 और गुणा कर देंगे 2.303, ठीक, 303, तो 0.093 नहीं जी के बराबर 0.069 क्या है, 0. गुणा करने के बाद 0.693/50, तो के बराबर एक काम और करेंगे, इसमें 50 से भाग कर देते हैं, तो 693 यानी 0.693 भाग करेंगे 50 से 0.013, ठीक, तो हम लोग कहेंगे के बराबर 0.013 सेकेंड इनवर्स। बस ये आ गया आपके पास 5वें के खा का आंसर, ठीक। 5वें के गा में क्या है, 5वें गा में है संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण बताइए। संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण का मतलब है संक्रमण धातुओं के गुण क्या हैं। 5वें का जो आपके पास ये गा नंबर पूछा है कि संक्रमण धातुओं के गुण क्या है, तो आपको बता दें कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एस और पी के बीच होते हैं, इसलिए इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। इसके बाद हाँ, इनके गुण क्या है, गुण मतलब लक्षण या गुण एक ही चीज है। गुण क्या है, देखो छोटे आकार एवं छोटे घनत्व के कारण ये जटिल यौगिक बनाते हैं। छोटे आकार एवं उच्च घनत्व के कारण, छोटे आकार एवं उच्च घनत्व के कारण ये जो है जटिल यौगिक बनाते हैं। इसके बाद इनकी ऑक्सीकरण अवस्था 1 से अधिक होती है डी ब्लॉक के इन संक्रमण तत्वों के, और 1 से अधिक अयुग्मित होने के कारण यह अनुचुंबकीय गुण भी दर्शाते हैं। इसके बाद समान आकार होने के कारण ये तत्व मिश्र धातु भी बनाते हैं, और डी उपकक्षक होने के कारण ये तत्व जालक यौगिक का निर्माण भी करते हैं। अब बहुत से संक्रमण तत्व जैसे मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम, बेंडियम, प्लेटिनम आदि जो है ये ऑक्साइडो मतलब आदि के उत्प्रेरक के कार्य भी करते हैं, यानी उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करते हैं। और जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये धातुएं कठोर भी होती है, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो इन्होंने पूछा है आगे क्वेश्चन हमसे कि ये तत्व संक्रमण तत्व क्यों कहलाते हैं। तो जो डी ब्लॉक के तत्व है, डी ब्लॉक के तत्व को आखिर संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इन तत्वों के जो गुण हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्व के मध्य के गुणों को दर्शाते हैं, यानी एस ब्लॉक के गुण और पी ब्लॉक के गुणों के बीच के गुणों को ये दर्शाते हैं, इसीलिए, ठीक है, मध्य गुणों को दर्शाते हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में घ उपसय संयोजन संख्या। उपसय संयोजन संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले समझना कि केंद्रीय धातु या आयन, इससे उपसय संयोजन बंध बना के लिगेंडो के साथ, यानी लिगेंडो बंधों द्वारा, समझना पहले, जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझाते तभी आपको मजा आएगा। ये हो गया CO और ये हो गया NH3 का होल 5, ठीक, इसे उपसय संयोजन यौगिक कहेंगे। तो इसे कहेंगे केंद्र धातु परमाणु। केंद्र धातु परमाणु इसे कहते हैं लिगेंड, लिगेंडो के साथ आबंध बनाकर जुड़े होते हैं। बात क्लियर, लिगेंडो के साथ आबंध बनाकर जुड़े होते हैं, और इन्हें ही, इनकी लिगेंडो की जो संख्या होती है जो 5 है 4 है, इन्हें हम लोग उपसय संयोजन संख्या कहते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद इन्होंने पूछा है कि आगे है इसी का सेकंड पार्ट में उपसय संयोजन यौगिकों के चुंबकीय गुण बताइए। यौगिकों के चुंबकीय गुण बताइए। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं
जैसे चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण भी हम लोग डी ब्लॉक वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे। जैसे मान लो कोई भी तत्व हो, अगर उनकी कक्षकों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जब भरते हैं तो उनकी कक्षा अगर खाली रहे, खाली अगर होती है तो उनको भरने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब उसे हम लोग कह सकते हैं कि ये रंगीन है। और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए तो उसको रंगहीन कहेंगे। इसी के आधार हम लोग चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय गुण को दर्शाते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग कहेंगे कि जैसे अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग इसे कहेंगे प्रतिचुंबकीय, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसे हम लोग कहेंगे अनुचुंबकीय। ठीक, मतलब आप लोग सिंपल तरीके से कोई भी तत्व में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरोगे और कहोगे डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, डी उपकोष में, डी उपकोष में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो ये अनुचुंबकीय कहलाएंगे। फिर से एक बार समझ लेना, जो पहले कहा था वो नहीं, यही है। यदि डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो हम लोग कहेंगे कि ये अनुचुंबकीय है। अगर डी उपकोष में युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित जोड़े है, तो इसे हम लोग कहेंगे प्रतिचुंबकीय। ठीक, इसके बाद मतलब डी कक्षा में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय, डी कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो प्रतिचुंबकीय कहेंगे। ठीक है, इसे चुंबकीय गुण कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का, प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड की विरचन की विधि लिखिए, इसके प्रमुख गुण एवं उपयोग लिखिए। सल्फर डाइऑक्साइड खत्म आपके सिलेबस से इस बार। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 का को छोड़ सकते हो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर, इसमें 6 का अथवा जो है H2O, फ्लोरीन, फास्फोरस, वर्ग समूह, मतलब ये भी पी ब्लॉक का तत्व ही है, पी ब्लॉक का तत्व इस बार खत्म, तो इसको अथवा भी छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 6 खा में है, ईथर का एल्किल हाइलाइट से विरचन की विधि का रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, नाइट्रीकरण अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। इसको हमने इसलिए नहीं लिखा, देखो नाइट्रीकरण अभिक्रिया में क्या करते हैं हम लोग, जैसे एल्किल हाइलाइट है, एल्किल हाइलाइट का मतलब क्या हो गया, एल्किल हाइलाइट या एरिल हाइलाइट, तो हम एरिल हाइलाइट से बताते हैं आपको। एल्किल मतलब होता है कार्बन लेना। ठीक है, जैसे हमने क्या किया कि यहाँ पर एरिल लिया और ये हाइड्रोजन परिबल लिया, तो ये एल्किल, ये एरिल हाइलाइट हुआ और इसकी नाइट्रीकरण क्रिया करवाया हमने। अब NO3 को एक बार आर्थो पर जोड़ते हैं और एक बार पैरा पर जोड़ देते हैं, इसे नाइट्रीकरण करते हैं, इसे क्या कहते हैं, नाइट्रीकरण। बस इसलिए हमने इसको दिखाया नहीं, इसलिए डायरेक्टली हमने क्या कर दिया आपको, साथ 6 का जो खा का अथवा है उसे बता दिया। उन्होंने क्या है, कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। एथिल एल्कोहल से ईथर, तो एथिल एल्कोहल से ईथर कैसे प्राप्त करेंगे, सबसे पहले एथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। हमने सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करा दी H2SO4, और कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया करा दी। तो हमें क्या मिला, देखो यहाँ से OH जो है इसको हटाओ और इसकी एक H को हटाओ, तो H2O के रूप में जल बाहर निकला। यहाँ पर देखो C2H5 और एक H और SO4 बचा, तो C2H5 एक H और SO4, तो एथिल हाइपोसल्फेट या एथिल हाइड्रोजन सल्फेट कह सकते हो इसको। इसकी क्रिया दोबारा हमने करा दी, किससे, एथिल हाइपोसल्फेट की क्रिया करा दी हमने C2H5OH से, यानी एथिल एल्कोहल से, और 140 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म किया हमने। यहाँ से हमने OH और यहाँ से लिया एक H, ये H लिया हमने, ठीक, और ये लिया, पहले समझो C2H5 को लिखो, फिर OC2H5, तो OC2H5, तो ये हो गया डाई एथिल ईथर। जो हमें डाई एथिल ईथर यानी ईथर हमें बनाना था, तो ईथर हम लोग बना चुके हैं। अब हमारे पास O और H और ये H और SO4, तो H2SO4, तो H2SO4, सॉरी O तो नहीं है, H है, H और ये H और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बना हमारे पास। सेकेंड कंडीशन में हमें बनाना था फिनॉल से बेंजीन, फिनॉल का फार्मूला बेंजीन रिंग के साथ OH, जिंक चूड़ के साथ हमने क्रिया करा दी। जिंक ने काम क्या किया, OH को कर दिया विस्थापित, इन्होंने O को ले लिया, जिंक ऑक्साइड बन गया और ये बना हमारे पास बेंजीन। अब इसके बाद है एथेनॉल से एथीन, एथेनॉल का फार्मूला C2H5OH। 443 केल्विन पर हमने हीट किया, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो एथीन देखो C2 और H4, एक H बचा और ये OH, तो H2O जल निकला और ये हो गया एथीन या एथिलीन। इसको एथीन भी कहते हैं, एथिलीन भी कहते हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है चौथे नंबर में कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, फिनॉल का फार्मूला बेंजीन के साथ OH होना। पिक्रिक अम्ल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर OH जोड़ेंगे, यहाँ OH जोड़ेंगे, यहाँ OH जोड़ेंगे, ठीक है। या तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ NO2 जोड़ेंगे, यहाँ NO2, सॉरी OH नहीं जोड़ते हैं, NO2 जोड़ते हैं,
OH तो यहाँ NO2, यहाँ NO2 और यहाँ NO2, यानी आर्थो पर NO2, पैरा पर NO2 और आर्थो पर NO2 जोड़ेंगे, उसे पिक्रिक अम्ल कहते हैं। तो हमने इसकी क्रिया हमने नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा दी। क्रिया कराने से बाद देखो यहाँ पर हुआ NO2 कहाँ जोड़ा, बैलेंस नहीं की, बैलेंस के लिए 3 का गुणा कर दिया हमने। NO2 को एक बार आर्थो पर, एक बार पैरा पर, एक बार आर्थो पर, तो इसे कहते हैं पिक्रिक अम्ल। ये बना हमारे पास पिक्रिक अम्ल। इसके 5वें नंबर पर इन्होंने कहा है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल का मतलब होता है 2 डिग्री एल्कोहल। कार्बन एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ जाए वो 2 कार्बन से जुड़े होने चाहिए। 2 कार्बन जुड़ेंगे तो इसको कहेंगे हम लोग आइसोप्रोपिल एल्कोहल, तो 2 डिग्री एल्कोहल। इसको हम लोगों ने कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करा दिया हमने। जैसे गर्म करा दिया हमने तो यहाँ पर सी को तो सी लिखेंगे, ये CH3 को इस प्रकार से लिखा हमने। OH खत्म, केवल O बचा, तो ये हो गया हमारे पास। क्या बनाना था हमें, एल्कोहल से एसीटोन, तो ये हुआ एसीटोन का फार्मूला। मेथ एथ तो एसीटोन, CO पर ओन तो एसीटोन, तो ये बन गया एसीटोन। इसके बाद सातवें काम है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या है, क्लोरोबेंजीन से हाइड्रोजन, नाइट्रिकन, सल्फोनिकन, इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण शेष दीजिए। देखो सातवें का आपको इसी में मिल जाएंगे। बाकी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है हमने सेट 3 में पढ़ भी चुके थे। हाँ, तो क्लोरोबेंजीन के हाइड्रोजन, क्लोरोबेंजीन के हाइड्रोजन ये हुआ क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोजन। रुक जाओ, हाइड्रोजन का मतलब हो गया है, रुक जाओ आपको दिखाते हैं। हाइड्रोजन तो वो हुआ। दूसरा इन्होंने पूछा है नाइट्रीकरण, तो ये हुआ नाइट्रीकरण, ये हुआ आपके पास नाइट्रीकरण। और इसके बाद इन्होंने पूछा है सल्फोनेशन, तो ये हुआ सल्फोनेशन, ये हुआ सल्फोनेशन। तो दोनों आपको यहाँ मिल गए, ठीक, दोनों आपको यहाँ मिल गए सल्फोनेशन, जबकि ये साथ में का अथवा है, लेकिन दोनों रिएक्शन इसमें है। और एक क्या है, इन्होंने पूछा है हाइलोजनन। हाइलोजनन का मतलब हो गया है कोई भी एक हाइलोजन से क्रिया करवा दो, HCl से क्रिया करवा दो। यहाँ पर Cl जो है यहाँ पर ले लो, कुछ भी और ले लो। रुक जाओ, क्या है इन्होंने कहा था, क्लोरोबेंजीन, हाँ इसमें हाइलोजन, तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले लो, और यहाँ पर हाइलोजन मतलब होता है HCF ले लो, नहीं HI ले लो। तो एक बार I को यहाँ जोड़ देना, एक बार I को यहाँ जोड़ देना, खत्म कर देना, ठीक। तो आपके पास 6 का अथवा खत्म हो जाएगा। 6 सॉरी 7 में का, और 7 में खा, 7 में का जो आपके पास का अथवा है, का अथवा क्या है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, तो इसमें एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया करवाएंगे। तो एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला ये हुआ, सोडियम एथॉक्साइड का फार्मूला ये हुआ। जैसे क्रिया करवा देंगे C2H5 और C2H5 और ये O, तो ये बना हमारे पास डाईएथिल ईथर, और ये Na और ये Br लेके भागा NaBr, तो यानी Br बन गया सोडियम ब्रोमाइड। फिर इन्होंने कहा है कि क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है, तो क्लोरोबेंजीन को जब भी नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराओगे, एक बार आर्थो पर जोड़ दोगे, एक बार पैरा पर जोड़ दोगे, बात खत्म। केवल नाइट्रिकरण सल्फोनीकरण में हम लोग यही करते हैं, आर्थो पर पैरा पर जोड़ देते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 तथा 300 वायुमंडल दाब पर गर्म करते हैं। तो हमने वही किया, क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ, यही तो कहा था उन्होंने थर्ड में कहा था सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसको हम लोग 623 केल्विन और 300 ATM एटमॉस्फेयर, हाँ एटमॉस्फेयर, इसे कहते हैं ATM को कहते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडलीय दाब, ठीक। तो ये हुआ हमारे पास। यहाँ पर जैसे रिएक्शन करवाएंगे तो ये O देखो Cl हो गया विस्थापित, NaCl को लेकर भागा, सॉरी Na ने Cl को किया विस्थापित, तो ये हुआ ONa, और ये बना हमारे पास HCl। तो HCl की उपस्थिति में हम लोग क्रिया करवाते हैं, तो ये हो गया सोडियम फेनॉक्साइड, और HCl से क्रिया करवा देंगे तो H को यहाँ जोड़ दो और NaCl को फिर भगा दो, फिर बनेगा हमारे पास फिनॉल, तो बन गया फिनॉल। इसके बाद चौथा नंबर उन्होंने पूछा है क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फोनेशन बनेगा हमारे पास। सल्फोनेशन में क्या करते हैं हम लोग, एक बार हम लोग H3H को एक बार हम लोग आर्थो पर जोड़ते हैं, एक बार पैरा पर जोड़ देते हैं, सल्फोनेशन, बात खत्म, ठीक, जो कि साथ में काम है। और इसके बाद है लास्ट में है एथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के गर्म करते हैं। एथिल क्लोराइड का फार्मूला C2H5Cl, एथिल क्लोराइड का फार्मूला KOH क्रिया करवा दी हमने, Cl के को दे दो, KCl बना, C2H5 और OH ले लो, C2H5OH एथिल अल्कोहल बना। फिर साथ में खा है एल्डिहाइड बनाने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण देते हुए टालेन अभिकर्मकता फेलिंग विलयन के साथ इसकी रासायनिक समीकरण दीजिए। सेट 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। इसके बाद देखो ये जो कैनिजारो अभिक्रिया और क्रॉस एल्डोल संघनन जो है, ये सेट आप लोग पढ़ चुके हो पीछे सेट
3 में 3 का अथवा, ठीक, आपके पास, हाँ 3 का अथवा में आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक। 3 का अथवा में नहीं, सेट जो 2 है, सेट 2 के जो आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा है, 7 के अथवा में और 3 के अथवा में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। कैनेजर अभिक्रिया, एल्डो संग्रहण। तो कल लगातार अगर सेट 1 2 3 पढ़ते आ रहे हैं तो 2022 के सेट में हम लोग पढ़ भी चुके हैं कैनेजर अभिक्रिया और क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक। तो आज जो है सेट 4 को हम लोग यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग पढ़ने वाले सेट 5 को। तो जो सेट 4 में हम लोगों ने उतने चीज़ों को छोड़ा है जो कि सिलेबस पे ही हट गया है, ठीक है। बाकी 1-2 क्वेश्चन आपके पीछे पढ़ा चुके हैं, उसको हमने आपके लिए छोड़ दिया है। आप लोग अपने कॉपी में नोट बना रहे हो तो नोट पे चेक कर लो, इसको हम सॉल्व करा चुके हैं, ठीक। तो मिलेंगे अब दोस्तों हम लोग सेट नंबर 5 में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक सेट में इस प्रकार से मिलते जरूर है, ठीक है। टेक स्क्रीन शॉट।